मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं तनवीर ज़मान खान TZ के टीवी पर आज आपकी खिदमत में एक ऐसे मेहमान के साथ हाज़िर खिदमत हूँ, जिन्हें मैं समझता हूँ कि न सिर्फ़ वो एक माने जाने माने पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, बल्कि मैं उन्हें आज के दौर के बहुत से हसास इशू पर एक गहरे थिंकर समझता हूँ। डॉक्टर इश्तियाक अहमद, जो कि स्टॉकहोम स्वीडन में होते हैं, और उनका इतने शोबों में काम है कि अगर मैं उनके तमाम कामों का जिक्र करने लगूं तो ये प्रोग्राम उनसे बात करने का शायद टाइम ना दे। उन्होंने फिल्म, आर्ट, सियासियात, तारीख, माहौलियात, कोई मौजू छोड़ा नहीं है जहाँ पे कि बहुत से हसास इश्यूज के ऊपर उन्होंने न सिर्फ सोचा, लिखा, बल्कि लोगों से मुखातब भी हुए। और आज उनके शागिर्द सिर्फ यूनिवर्सिटियों के अंदर ही नहीं हैं, बल्कि टेक्नोलॉजी ने उनसे सीखने वालों का दायरा लाखों में पहुंचा दिया है। और मैं भी उनके एक सीखने वालों में, उनके एक मोतक़दीन में शामिल हूँ। और मेरी खुशकिस्मती एक लिहाज से ये भी है कि डॉक्टर इश्तियाक मेरे वालिद के शागिर्द भी थे पंजाब यूनिवर्सिटी में। और मैं भी इत्तेफाक देखिए कि उन्हीं क्लासरूम्स के अंदर बैठ के वहाँ पे मैंने भी मास्टर्स किया, जहाँ से डॉक्टर इश्तियाक भी पढ़ा करते थे। और इन्होंने जिस तरह से हसास इश्यूज को एड्रेस किया है, जिस तरह से बहुत से फिक्री मुगालतों के ऊपर बात की है, और बहुत सी डिस्टॉर्टेड तारीख को जिस तरीके से दुरुस्त सिमत में लाने की कोशिश की है और जिस मेहनत से की है, मैं समझता हूँ वो ये एक हमारे लिए कीमती असासा हैं। आज उनसे मेरी खुशकिस्मती है कि इन्होंने टाइम निकाला हमारे चैनल के लिए। इन्होंने कुछ सवालात का थोड़े वक्त के लिए एक सवाल जवाब का सेशन के लिए रजामंदी का इजहार किया। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, और बहुत शुक्रिया आपके यहाँ पे शिरकत का। बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया तनवीर खान साहब। आपको मुझे याद है बचपन में भी जब आपके वाले साहब के हम घर आते थे तो यू वर देयर, और बाद में फिर इंग्लैंड में भी मुलाकात हुई। डॉक्टर बशीर आपके वाले साहब जो हैं, BA खान, वो मेरे यानी उस्ताद थे, उनसे हमने बहुत कुछ सीखा। तो ये सिलसिला उस्ताद शागिर्द का चलता ही रहता है, और यही एक दुनिया में लोगों से कनेक्ट करने का और अपने पॉइंट ऑफ व्यू को प्रेजेंट करने का एक तरीका है। और आज आपकी चैनल के जरिए बहुत से लोगों से कनेक्शन बनेगा, तो आपका मुझे बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहिए। जी, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आपकी बहुत सी किताबें हैं जिनके अंदर जना इज सक्सेसेस, फेलियर्स एंड रोल इन हिस्ट्री आजकल जो बहुत ज्यादा मकबूल है और बड़ी जगह पे बिक भी रही है, लोग खरीद रहे हैं, लोग हर तरह से इसको पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, कम से कम पूरे सब कॉन्टिनेंट में। इसके अलावा जी, आपकी बहुत सारी किताबें, गैरिजन स्टेट, इसके अलावा पंजाब के हवाले से आपने लिखा है पंजाब ब्लडीड, पार्टीशन्ड एंड क्लेंस्ड। ये जी, आपके कमाल के का काम है, जहाँ पे आपने बहुत सारे ऐसे जो एक लोगों की थॉट्स में और सोच में फिक्री मुगालते मौजूद थे, उनको आपने एक सिमत दी है। तो हम इनके ऊपर ही आज 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 इन्हीं किताबों के अंदर से तो नहीं, लेकिन मैं उन तमाम हालात के ऊपर आपसे सवाल करूंगा। आप अपने उसके हिसाब से जो आपकी एक काविश है, बहुत बड़ा काम है, और उसको आप उसकी रोशनी में हमें कुछ रहनुमाई फरमाएंगे। जरूर, जरूर। तो इसके अंदर जो आपने जिनाह के बारे में लिखा है कि जिनाह एक सेकुलर
आदमी थे, उनका लाइफस्टाइल बड़ा वेस्टर्नाइज्ड था, लेकिन वो पाकिस्तान को एक मजहबी रियासत बनाने के लिए उसके लिए तैयार थे और उसके लिए कोशा भी रहे। उन्होंने काफी इसके लिए मेहनत भी की, लोगों को बहुत सारे को राब्ता किया। क्या इसके बारे में वाकई ऐसा ही है कि जनाब पाकिस्तान को इस्लामी रियासत ही बनाना चाहते थे? बहुत अच्छा सवाल है और बहुत पॉइंटेड सवाल है। मेरे ख्याल से ये गलत फहमी है कि मैं ये कह रहा हूँ कि जिन्ना साहब पाकिस्तान को एक इस्लामी रियासत बनाना चाहते थे, और ये भी गलत है कि मैंने कहा है कि जिन्ना साहब एक सेकुलर आदमी थे। मैंने ये कहा है कि जिन्ना साहब की अगर पर्सनल लाइफ देखा जाए तो सेकुलर से ज्यादा इस्लामी असूलों के टकराते हैं उनकी जिंदगी के कई चीजें, जिनका हमें यहाँ पे दे आर टू वेल नोन, तो हम यहाँ पे उसका क्या जिक्र करें। उनकी डाइटरी प्रेफरेंसेस और बाकी उनकी चीजें जो हैं। लेकिन कोई जरूरी नहीं कि एक आदमी जो पर्सनल लाइफ में मजहबी तकाजों से हट के एक जिंदगी बसर करता है वो सेकुलर पॉलिटिकली भी हो, वो कम्युनल भी तो हो सकता है ना। यानी मैं मिसाल दिया करता हूं कि हिटलर जो है वो रिलैक्स करने के लिए उसने बकरे ये अपना लेले और गाय भैंसें पाली हुई थी, एक फार्म बनाया हुआ था और वो वेजिटेरियन था। तो अगर हिटलर की पर्सनल डाइटरी प्रेफरेंस देखा जाए, उसकी रिलैक्स करने का लाइफस्टाइल देखा जाए, तो कभी शक ही नहीं हो सकता कि ये दुनिया में इतना खूनख्वार किस्म की जंग शुरू करेगा। So I don't think one can connect personal lifestyle with the politics of a man. जिन्ना साहब की सारी सारी सियासत जो है वो डिवाइसिव है। लोगों को, यानी हिंदुस्तान की जो टोटल पॉपुलेशन थी उसको डिवाइड करने के लिए उन्होंने सारी सियासत की, और उस सियासत में उन्होंने वकील के तौर पे हर वो आर्ग्यूमेंट इस्तेमाल की जिसकी बुनियाद पे हिंदुस्तान की तकसीम हो सकती है। और उसकी क्या वजह हो सकती है, आप ही बताएं। यही वजह हो सकती है ना कि हिंदू और मुसलमान दो ऐसी कौमें हैं जो कभी मिलके अमन से प्यार से नहीं रह सकती। इसलिए इनको अलग करके अगर दो मुल्क बना दिए जाएं तो शायद सब कॉन्टिनेंट में अमन कायम हो सके। बात यह है कि जिन्ना साहब की ये सारी आर्गुमेंट तो उन्होंने इस्तेमाल की, लेकिन इसका हिस्ट्री से कोई ताल्लुक नहीं है। ये जो 1300 साल इस्लाम हिंदुस्तान में रहा है उसमें से 700 साल तो मुसलमानों की हुकूमत रही है नॉर्दर्न इंडिया में, और इधर उस दौरान तो इन्होंने यही कोशिश की है कि इंडिया में जितनी भी इनकी एम्पायर एक्सपेंड हो सके उतनी की जाए। तो तब तो पाकिस्तान किसी ने नहीं बनाया। जब जमहूरियत का दौर आता है और पावर शेयर करने की बात होती है तो इन्होंने कहा कि हम एक अलग कौम है और हमें एक अलग मुल्क दिया जाए। अब लिहाजा मैं कह रहा हूं कि जिन्ना वॉज मे बी सेकुलर, अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, इन हिज पर्सनल लाइफ। कपड़े कैसे पहनने हैं, खाना क्या खाना है, और वो रेगुलर ड्रिंक करते थे। आई एम सेइंग इट, एंड मैंने किताब के अंदर उसका लेटेस्ट प्रूफ भी दिया। देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट अबाउट इट। टिल द वेरी एंड ही हैड हिज रेगुलर ड्रिंक, और उसका वॉलेट जो होता है उनका वो लेके आता था, वो पूरी डिटेल्स हैं। बट दैट डजंट मेक हिम अ सेकुलर पर्सन politically. He was communal, और वो कम्युनलिज्म की वजह से उन्होंने ये हिंदुस्तान की तकसीम डिमांड की। अब जब आप मुसलमानों को मोबिलाइज करेंगे ना, ये बात है अगली, तो किन बुनियादों पे करेंगे, उनके साथ आप क्या वादे करेंगे। तो जो वादे किए गए उनमें से पीर मानकी शरीफ के साथ जो वादा हुआ है वो मैंने पूरा डिटेल में दे दिया है। उन्होंने 5 डिमांड्स की थी। इन्होंने कहा कि ये 5 डिमांड जो है ये कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान कंस्टिट्यूंट असेंबली में जहां पे 75% लोग मुसलमान होंगे वो कोई भी कानून शरिया के खिलाफ बनाए, तो आपके पॉइंट वो वहां पे माने जाएंगे। पंजाब की जो मैंने, अगर आपने पंजाब पार्टीशन की किताब देखी है तो उसके अंदर तो जो पूरा इलेक्शन कैंपेन है 45-46 का, वो इस्लामी बुनियादों पे लड़ा गया। पाकिस्तान का नारा क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये सारे पंजाब में लगा है। और जिन लोगों ने लगाया, सैयद अहमद सईद किरमानी, मजहर अजीज, और मेरे अपने कजन थे मियां मकसूद अहमद, उन सब के बयान है। वो उस जमाने में मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन के वो एक्टिविस्ट हुआ करते थे। हाँ जी। और इन्होंने कहा मुसलमानों के,
ये फतवे दिलवाए कि जो मुसलमान मुस्लिम लीग को वोट नहीं देगा उसका निकाह फेल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और उसका वो जो है जनाजा नहीं पढ़ा जाएगा। और फिर जेलम के अंदर मैंने वो किताब के अंदर पूरा रेफरेंस दिया है, जो इन्होंने एक पोस्टर बनाया था कि वोट ऑन वन साइड इज पाकिस्तान, ऑन द अदर साइड इज कुफरिस्तान, कुफर, हाँ। फिर एक जगह पे है कि ऑन वन साइड इज द होली मोहम्मद एंड अली, एंड ऑन द अदर साइड, एंड ऑन द अदर साइड इज बलदेव सिंह एंड खिजर हयात टिवाना। तो इस तरीके से लोगों की इन्होंने तकसीम की मजहब की बुनियाद पे। साथ साथ अंग्रेजों को, कांग्रेस को कहा नहीं नहीं, इस्लाम में तो जमहूरियत है, जमहूरियत तो हमारे ब्लड में है, तो पाकिस्तान जो भी बनेगा एक मिसाली मॉडर्न मुस्लिम जमहूरी स्टेट होगी। होता ये है कि पंजाब में हमारी कहावत है कि पीर सब नु पुत्र देना है। तो सबके साथ जो वादे किए गए जना साहब के जाने के बाद, तो सब ने अपनी अपनी कहा जी हमें तो उन्होंने ये कहा है, किसी ने कहा हमें तो उन्होंने ये कहा है। अब उसके अंदर बैलेंस ऑफ पावर में कौन से लोग बाजी ले गए वो आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूं। जिन्ना साहब का कोई विजन नहीं था कि पाकिस्तान कैसा होगा। उनकी सिर्फ एक पॉलिटिकल क्या कहते हैं एम था, ऑब्जेक्टिव था, गोल था कि इंडिया को डिवाइड मैंने करना है। अगर गांधी मुझसे लीडरशिप छीन के ले जा सकता है तो मैं पाकिस्तान बना के गांधी के लेवल का लीडर प्रूव करूंगा। दिस वाज हिज पर्सनल फिक्सेशन एंड देन ऑल इज पॉलिटिक्स। इस तरह आपको देखना चाहिए। इस तरह से ये कहा जा सकता है कि जिन्ना जो थे वो एक अच्छे वकील भी थे और उन्होंने एक मुस्लिम लीग की क़यादत जो संभाली तो वो एक वकील के तौर पे ज्यादा उनको देखा जाए कि उन्होंने पाकिस्तान का केस एक वकील के तौर पे प्लीड किया, या उन्होंने कोई लीडर के तौर पे अपने आप को एक मुस्लिम लीग के ऊपर अपना एक दाग जमाई, क्या किया उन्होंने? देखिए जी, सारी किताब के अंदर तनकीदी पोजीशन लेते हुए भी मुझे मानना पड़ा है और कहना चाहिए कि जिन्ना साहब के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज बहुत थी। अगर उनकी लीडरशिप ना होती और शायद कोई और मुस्लिम लीडर होता, आई मीन हम स्पेकुलेट ही कर सकते हैं, तो ये पाकिस्तान की डिमांड इस तरीके से लॉन्च ना हो सकती। उन्होंने टोटल डिवोशन के साथ फिर काम किया है और वकालत, फिर उन्होंने केस तो जीत भी लिया ना। तो he won the greatest case of his life and he proved that he was a leader by getting India divided and becoming the गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। और गवर्नर जनरल के सूरत में उन्होंने प्राइम मिनिस्टर की भी पावर सारी एक्सरसाइज की जब तक कि वो बीमार नहीं हुए, यानी अप्रैल 1948 तक ही वाज द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। प्राइम मिनिस्टर के पास तो कोई सिर्फ साइन करने का वो एक फंक्शन था, सारे डिसीशंस, सारी कैबिनेट मीटिंग्स जिन्ना साहब प्रिजाइड करते थे। तो लीडर भी बहुत बड़े थे और वकालत फिर उन्होंने की। और उसके बरक्स आप देखें, महात्मा गांधी हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, मौलाना आजाद हैं, सरदार पटेल हैं, उन सारों से जीत लिया केस और अंग्रेजों से अपनी बात मनवाई। वो दूसरी बात है कि जाते जाते अंग्रेजों ने ऐसा पाकिस्तान दिया जो जिन्ना साहब शायद वैसा नहीं था समझ रहे कि उन्हें मिलेगा। वो आपके सवालों में उसका भी जवाब आ सकता है। तो ही वाज डेफिनेटली अ लीडर ऑफ आउटस्टैंडिंग क्वालिटीज। यू मे नॉट एग्री विथ हिज पॉलिटिक्स, यू मे एग्री विथ हिज पॉलिटिक्स। और वकील भी वो बहुत बड़े साबित हुए। आज पाकिस्तान में जो भी लीडर आते हैं, जो भी अपने हिसाब से सियासत कर रहे होते हैं, सारे ही जिन्ना की विजन को अपना उसको एक लेबल के तौर पे आगे दिखाते हैं कि जिन्ना की ये विजन थी। इसकी वजह क्या है कि सारे ही जिन्ना जो इस्लामी निज़ाम बनाने वाले हैं वो भी जिन्ना का विजन है, जो पाकिस्तान में एक सेकुलर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स कर रहे हैं वो भी जिन्ना का विजन है। तो जिन्ना का विजन कहाँ पे है? इसका मतलब है कि कोई विजन था या कोई विजन हो सकता है, क्या है ये? यही तो मैंने बताया आपको कि जिन्ना साहब का कोई विजन नहीं था अबाउट पाकिस्तान। उनका मेन कंसंट्रेशन थी कि इंडिया को डिवाइड करने के लिए कौन सी आर्गुमेंट्स कामयाब हो सकती हैं। और उसमें मुसलमानों की सपोर्ट के बगैर वोट तो नहीं ना थे मिल सकते कि लोगों को मुस्लिम लीग के हक में कैसे लाया जाए। तो आज की क़यादत जो ये कहे कि ये जिन्ना का विजन है, वो सब ब्लफ है। नहीं, हर बंदा वही जिन्ना की बात को आगे लेके चलता है जो जिन्ना साहब ने कही हुई है।
पीर ठीक। मानकी शरीफ अपने तरीके से कहते हैं, हमारे जो पंजाब के पीर हैं वो अपने तरीके से बात करते हैं, उलमा करते हैं। देखे ना, देवबंद का वो धड़ा जो टूट के इनके साथ आया, शबीर अहमद उस्मानी और ये जफर, ये जितने भी हैं, उनके साथ जो जिन्ना साहब ने वादे किए हुए हैं उनका भी जिक्र है। वरना वो मौलाना वो सारा देवबंद छोड़ के इनके साथ आते अगर ये उनको यकीन ना दिलाते कि इस्लामी कानून के मुताबिक पाकिस्तान चलेगा। व्हाई वुड दे हैव लेफ्ट देवबंद? वहां की जो जमीयत उलमा हिंद है तो वो तो कांग्रेस के साथ रही ना, लेकिन अशरफ अली थानवी और शबीर अहमद उस्मानी और दो तीन और बड़े नाम जो हैं देवबंद के, ये वो छोड़ के पाकिस्तान के साथ क्यों आए कि ये एक इस्लामिक स्टेट बनेगी, और इस किस्म की अंडरस्टैंडिंग उनके साथ थी। कॉलेज स्टूडेंट्स को भी उन्होंने पेशावर के अंदर, पाकिस्तान कई जगह पे कहा है कि हम शरीयत के देखें, पाकिस्तान बनने के बाद, पाकिस्तान बनने से पहले 11 अगस्त की स्पीच पे भी अगर आप चाहें तो बात हो सकती है। जी उसके जी बाद 13 अगस्त को जब बैंक्वेट हुआ है माउंटबेटन और लेडी माउंटबेटन के लिए, तो वहां पे माउंटबेटन ने खड़े होकर कहा कि आपका मुल्क बन रहा है, और बड़े बड़े अजीम लीडर मुसलमानों ने प्रोड्यूस किए हैं, और उसने अकबर का जिक्र किया। तो जब कायदे आजम गॉट अप, उन्होंने कहा कि ठीक है अकबर का नाम लिया जा सकता है, लेकिन हमारे मॉडल जो हैं, आइडियल जो हैं, वो तो रसूलुल्लाह है। उन्होंने, और उनके लफ्ज मैंने कोट किए हैं कि उन्होंने पहले यहूदियों और क्रिश्चियंस को डिफीट किया और बाद में उनको मिसाली तौर पे वेल ट्रीट किया। लेकिन 2 फिर दिन पहले की उनका जो उनका 2 दिन पहले का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर खिताब है, वहां तो वो जो खिताब था वो सारे का सारा हमारे डेमोक्रेटिक लोग और दूसरे वो उस पे मैं आता हूँ, जी जी उस पे मैं आता हूँ। आप जरा थोड़ा इस्लामी चीजें देख लेना कि पाकिस्तान बनने के बाद जिन्ना साहब ने क्या किए हैं। जी उसके बाद उन्होंने सारी अपनी एक ही डिपार्टमेंट बनाया, और वो था डिपार्टमेंट ऑफ इस्लामिक रिकंस्ट्रक्शन, जहां पे उन्होंने अलामा मोहम्मद असद को उसका चेयरमैन बनाया। मोहम्मद असद जो थे वो पैदाइशी यहूदी थे, लियोपोल्ड वाइज, लेकिन जब नाज़िज़्म आया तो वो पोलैंड से, ऑस्ट्रिया से भाग के पाकिस्तान आ गए, मुसलमान हो गए, और इस्लाम के बहुत बड़े स्कॉलर हैं, इसमें कोई शक नहीं। ये उन्होंने बनाया कि हमें एडवाइस किया जाए कि पाकिस्तान को कैसे इस्लामी इकोनॉमी दी जा सकती है, इस्लामी स्टेट बनाई जा सकती है। कुछ लोगों का कहना है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का बेसिक जो मुसवदा है वो एक हद तक मोहम्मद असद का है। इसके अंदर सर जफरुल्ला का भी है, शबीर अहमद उस्मानी का भी है। अगर आए तो मैं उस पर भी बात करूंगा, इफ यू वांट टू डिस्कस इट। इसके अलावा 25 जनवरी 1948 को कराची बार एसोसिएशन में जिन्ना साहब ने बड़ा यानी गुस्से में कहा कि ये क्यों मुझसे लोग पूछते हैं कि आपकी कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगी। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन तो 1300 साल पहले दे दी गई थी। इस्लाम जो है, शरिया जो है, वो तो डेमोक्रेटिक है और ये है वो है। फिर भी उन्होंने कहा कि 1300 साल पहले वो दे दी गई है। और उन्होंने वो मुस्लिम ब्रदरहुड के जो थे अपना लीडर हसन अल बन्ना को खत लिखा हुआ है कि आप हमें बताएं कि हम किस तरीके से पाकिस्तान को इस्लामिक स्टेट बना सकते हैं। तो ये तो पाकिस्तान बनने के बाद। और जून 1948 में जो लास्ट उनका पब्लिक फंक्शन है वो था स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान वाला। वहां पे भी उनकी तकरीर है कि ना हमें सोशलिज्म चाहिए, ना हमें कैपिटलिज्म चाहिए, हमें एक इस्लामी इकोनॉमिक सिस्टम आप दें। तो हर जगह पे उन्होंने इस्लाम को, स्वाय 11 अगस्त की स्पीच। अब 11 अगस्त की स्पीच, तनवीर जमान खान साहब, ये है उसकी बैकग्राउंड कि ये वाहिद वो स्पीच है जिसमें इस्लाम का जिक्र नहीं है। तो क्वेश्चन इज व्हाई नॉट। उसकी वजह ये है कि आपका तो खानदान वैसे ईस्ट पंजाब से मेरे ख्याल बच के आया था। मैंने जी आपके जी वालिद साहब से पूरी स्टोरी सुनी है कैसे आप लोग वहां से निकले होशियारपुर हैं। होशियारपुर के इलाके से जी हाँ जी जी, हजारों लोग मारे गए, लाखों लोग या, मारे गए। तो ये हमले जुलाई में वहां पे होने शुरू हो गए थे मुसलमानों पे। हमारी तरफ में मार्च पे इन्होंने हिंदुओं सिखों पे हमले शुरू कर दिए थे मुस्लिम लीग के लोगों ने। तो ये भी फर्क है। 4-5 महीने पहले जो है मुसलमानों ने हमले किए हैं। सही जुलाई 1947 में हमले मुसलमानों पे ईस्ट पंजाब में हुए। और हर रोज वो बढ़ते गए कि उनके पास प्लानिंग बेहतर थी और उनके पास हथियार भी बेहतर थे।
और उनके साथ प्रिंसली स्टेट्स पटियाला और इधर उधर के सोल्जर्स भी आके लड़ रहे थे उसके अंदर, मुसलमानों पे जो हमले हो रहे थे। तो 11 अगस्त तक पता लग चुका था। 9 अगस्त को या 8 अगस्त को पाकिस्तान स्पेशल ट्रेन जो दिल्ली से चली थी लाहौर के लिए, उस पर हमला हो चुका था। तो अब ये जाहिर था कि अगर सारा ईस्ट पंजाब से मुसलमान निकाल दिए गए तो बाकी हिंदुस्तान के अंदर जो 30-35 मिलियन मुसलमान हैं, अगर वो भी वहां से उनको भागना पड़ा तो पाकिस्तान तो कोलैप्स कर जाएगा। पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान की उसकी पॉपुलेशन 33.7 मिलियन थी। 30 मिलियन भी उनमें से अगर आ जाते इधर और 5 मिलियन चले जाते ईस्ट पाकिस्तान में बिहार से और उधर, तो पाकिस्तान तो 2 दिन ना चल सकता। तब उनका बयान जो है ना कि हिंदूज विल सीज टू बी हिंदूज एंड मुस्लिम्स विल सीज टू बी मुस्लिम्स, नॉट इन अ रिलीजियस सेंस बट एज सिटीजन्स ऑफ द स्टेट, ये है कि इंडिया की गवर्नमेंट को अश्योर किया जाए कि हम अपनी माइनॉरिटीज का ख्याल रखते हैं, आप मुसलमानों का ख्याल रखें। और हक की बात तो ये है कि ईस्ट पाकिस्तान से सारे मुसलमान निकाल दिए गए, हमने सारे हिंदू सिख निकाल दिए, लेकिन जहां जहां कांग्रेस की हुकूमत थी वहां पे हमले हुए, हिंदू महासभा ने किए, आरएसएस ने किए, लेकिन उन पे काबू पा लिया गया। और महात्मा गांधी को तो कत्ल इसलिए किया गया, जवाहरलाल नेहरू ने सब मुसलमानों को ये चॉइस दी कि अगर आप रहना चाहें, आपकी मसाजिद आपके पास है, आपके घर वापस हम कर देते हैं, जो भी हमला हुआ था, और लेकिन अगर आप जाना चाहें तो अमन से चले जाएं आप। इससे बड़ी, देखिए इंडिया जब बनाया तो ईस्ट पंजाब को छोड़ के 9.8% मुसलमान थे वहां पे, अब 14.2 है। हमारे दिसंबर 1947 तक 21% हिंदू सिख होने थे, अगर वो हम भगाते ना उनको, सारे निकल गए, जीरो हो गए। सिर्फ सिंध के अंदर 1.6% इंटीरियर सिंध में रह गए, आज तक 1.6% है। तो उधर इस बयान का इंडिया की हुकूमत पे तो बड़ा अच्छा असर हुआ। जिन्ना साहब का इस बयान पे का पाकिस्तान में कोई असर नहीं हुआ। जिन्होंने निकालना था हिंदू सिखों को, उन्होंने निकाल दिया उन्हें। तो ये बड़ा फर्क है। ये जो आपने सारा एक माइग्रेशन के दौरान सारा एक जो खून खराबे का जिक्र किया, जी, क्या ये कत्लेआम, इसको आप आजादी की कुर्बानियों में गिनते हैं या ये कत्लेआम था? ये किस ज़मरे में आप इसे लेते हैं? देखें भाई साहब, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, किसान हो, दुकानदार हो, सुबह जो नौकरी करने जाता है, उसका रिश्ता अपने घर के साथ, उस धरती के साथ ऑर्गेनिक होता है। कोई घर छोड़ के भागने को तैयार नहीं। तो मुसलमान वहां से अपनी जान बचा के तो इधर आए हैं। कोई कुर्बानी अगर उनको मरवा दिया रास्ते में इस पॉलिटिकल डिवीजन ने, तो आप उसे कुर्बानी कहना चाहें तो यू आर मोस्ट वेलकम। मेरे ख्याल से 69 लोगों का कत्लेआम हमारी तरफ भी हुआ और उधर भी हुआ। उसको अगर आप कहते हैं कि मुल्क बनाने के लिए कुर्बानी दी गई है, दिस इज योर, मैं तो उसे समझता हूं कि ये सारी पार्टीशन की कोई जरूरत नहीं थी। 1000 साल से अगर मिलके रह सकते थे तो अगले 1000 साल भी हम मिलके रह सकते थे। लेकिन अब पाकिस्तान बन गया और उसमें इतनी इतनी जानें गई, तो वो अगर आप कहते हैं कि उन्होंने कुर्बानी दी है तो यू आर एंटाइटल्ड टू से दैट। मैं कहता हूं कि इन लोगों की जानें गई एक पॉलिटिकल क्या कहते हैं एम्बिशन की वजह से। मैं इस तरह देखता हूं उसे। सही। ये जो कहते हैं कि नजरियाती रियासतें जो हैं, क्या क्या रियासतों का नजरिया होना चाहिए? वैसे तो पहले आप तो इस पे थोड़ा सा अपना ख्याल का इजहार फरमाइए कि जी देखिए, रियासतों का नजरिया को होना चाहिए कि वो नजरियाती तौर पे कि ये नजरियाती रियासत है और इसको नजरियाती तौर पे चलाना है। जरा थोड़ा सा इस पे फिर हम इसको देखें कि आया, बहुत कहा जाता है कि दुनिया के अंदर 2 रियासतें नजरियाती हैं, एक इसराइल है, एक पाकिस्तान है। क्या जी दोनों के अंदर ममासलत है इस तरीके से सारे से कि नजरियाती वो भी हैं, नजरियाती हम भी हैं? बहुत अच्छा सवाल है और ये पॉलिटिकल साइंस का सेंट्रल सवाल है। प्लेटो को अगर पढ़ें तो उसकी जो रिपब्लिक है वो है ही नजरियाती, आइडियल यूटोपियन स्टेट। उसका जो स्टूडेंट था एरिस्टोटल, उसने कहा कि आइडियल या यूटोपिया तो मुमकिन नहीं कभी हो सकता हकीकत में, तो गो फॉर द प्रैक्टिकल स्टेट। तो पहले दिन से सियासी पॉलिटिकल साइंस की थ्योरी में और आपके वालिद साहब से हमने पढ़ा हुआ है, 2 सोच हैं। एक व्हाट इज पॉसिबल एंड व्हाट इज आइडियली डिजायरेबल। तो नजरियाती स्टेट वो है जो, देखे स्टेट के 2-3 फंक्शन है।
एक्सटर्नल एग्रेशन को रोकना, इंटरनल क्राइम को काबू में लाना, और लोगों के जो प्रॉपर्टी रिलेशंस हैं, शादी का रिश्ता है, कारोबार है, वो रेगुलेट हो अंडर द लॉ। ये 3 बेसिक फंक्शन है स्टेट के, जो थ्रू आउट हिस्ट्री हर स्टेट करती रही है, चाहे वो प्रिमिटिव स्टेट हो या मॉडर्न स्टेट हो। आज के दौर की स्टेट के साथ साथ वेलफेयर का भी कॉन्सेप्ट है। आप तो रहते हैं वेलफेयर स्टेट में, मैं भी रहता हूँ। नेशनल हेल्थ सर्विस के जरिए जो खिदमत होती है वो हमारे यहाँ स्वीडन में भी होती है। ये बाद की एडिशंस है, लेकिन ये 3 फंक्शन, एक्सटर्नल एग्रेशन, इंटरनल क्राइम एंड रेगुलेटिंग द सिविल रिलेशंस ऑफ सिटीजन्स, उसमें प्रॉपर्टी आ जाती है, रिलेशनशिप आ जाती है, आप एक बिजनेस कायम कर सकते हैं। ये 3 फंक्शन है स्टेट के। नजरियाती स्टेट वो होती हैं जो इसके अलावा फंक्शन ले लेती हैं। उनमें से लेफ्ट की भी नजरियाती स्टेटें बनी, सोवियत यूनियन बनी और चाइना बनी, दोनों ने अल्टीमेटली फेल हो गई। यानी सोवियत यूनियन तो कोलैप्स कर गई और चाइना ने कम्युनिस्ट पार्टी का वो होल्ड तो रखा, लेकिन सारी कैपिटलिज्म को ला के इसको दुनिया की सेकंड इकोनॉमिक पावर वो बने हैं। कुछ सोशलिज्म के जरिए तो नहीं बने, वो तो प्योर कैपिटलिज्म को हैंडल की है स्टेट ने। स्टेट कैपिटलिज्म आप कह सकते हैं, जिसमें से कई बिलियनर अब चाइनीज हैं जो हर जगह आपको मिल जाएंगे। अब तो पेंडेमिक है ना, जो लेडीज दुनिया में फिरती हैं शॉपिंग करके लिए, वो सारी चाइनीज होती हैं, पहले रशियन होती थी जो लूट मार का। हाँ हाँ, तो ये है राइट लेफ्ट विंग की नजरियाती स्टेटें। राइट विंग की नजरियाती स्टेटें थी इटली अंडर मोसोलिनी और हिटलर, और जापानीज मिलिटरिज्म, वो भी तबाह हो गई। 2 मजहब के नाम पे आइडियोलॉजिकल स्टेट्स बनी, एक इजराइल और एक पाकिस्तान, क्योंकि दोनों ने क्लेम किया एक टेरिटरी को अपने मजहब की बुनियाद पे कि हम एक नेशन है और इस टेरिटरी में हम अपना एक मुल्क बनाना चाहते हैं। तो ये इनमें कॉमन है। फर्क इतना है कि जो इजरायली लीडरशिप थी ज्यादातर वो यूरोप से आई हुई थी और उनके बेसिक सिटीजन जो है वो यूरोपियन एक्सपीरियंस से आए हैं, इसलिए वहां पे उन्होंने कम से कम यहूदियों के लिए तो डेमोक्रेसी रखी हुई है। इलेक्शन होते हैं, एक पार्टी जीतती है, एक हार जाती है, उन रूल्स के मुताबिक वो चलते जाते हैं। हमारे यहाँ तो ये फ्यूडल लॉर्ड थे या चंद प्रोफेशनल लोग थे। यहाँ पे तो कोई ब्रॉड मिडिल क्लास जो जमहूरियत को समझती हो, जो ह्यूमन राइट्स को समझती हो, वो तो थी नहीं। पाकिस्तान तो बनाया उन लोगों ने जो नेहरू के उस बयान को 1936 को कि हम जमींदारी खत्म कर देंगे हम और सोवियत मॉडल के मुताबिक हम इंडिया को एक सोशलिस्ट फ्री रिपब्लिक बनाएंगे, तब से 1937 के बाद ये सारे जो हमारे इलाके के लैंडलॉर्ड्स हैं वो मुस्लिम लीग में आ गए अपनी प्रॉपर्टीज को बचाने के लिए। तो यहाँ पे इनको मुसलमानों के लिए भी जमहूरियत नहीं दे सके। इन्होंने क्या किया है, इलेक्शन भी हुए, लेकिन कभी हमने नहीं देखा कि इलेक्शन को दूसरी ऑपोजिशन ने माना हो। झगड़े होते रहे। आधे से ज्यादा शायद मिलिट्री रूल यहाँ पे रहा है, या उससे पहले ब्यूरोक्रेसी आपको रूल करती रही है। तो हम तो मुसलमानों के लिए भी जमहूरियत नहीं ला सके। और जो हमने अपने माइनॉरिटीज के साथ किया है, माइनॉरिटी सेक्ट्स के साथ किया है, वो आप और हम बड़ा अच्छी तरह जानते हैं। ये दोनों नजरियाती स्टेट्स हैं। हाँ, इजराइल आपको देखें वो कितना इल ट्रीट करते हैं ऑक्यूपाइड टेरिटरीज में फिलिस्तीनियंस के साथ। तो जो आइडियोलॉजिकल स्टेट मजहब पे बेस्ड होती है ना, तो जो मजहब में इंक्लूड नहीं होते उनके साथ उनका जो रवैया होता है वो डिस्क्रिमिनेटरी होता है। ये फर्क है। ये पाकिस्तान के अंदर भी इस तरह से सारा सिलसिला मौजूद है, लेकिन हमने ये देखा है कि पाकिस्तान में मजहबी सियासत को वहाँ के इदारे, खास तौर पे जो हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, वो उसका काफी उसकी बैकिंग पे वो हमेशा मौजूद होती है, और वो जहाद और वो सारा सिलसिला जो है वो वहाँ पे करती है। तो जी, क्या ये मॉडल के अंदर फिर वहाँ पे फौज होनी चाहिए उस तरीके से, क्योंकि लोग भी फौज के हवाले से लोगों के अंदर भी बहुत ज्यादा नेगेटिव फीलिंग नहीं आती। तो क्या ये फौज जो है ये वहाँ पे फिर एक मजहबी सियासत के अंदर एक कमांडर इन चीफ जो होता है वही होना चाहिए कि वो मुल्क भी चलाए? देखें जी, जब पाकिस्तान अभी बना नहीं था तो 1946 में मोहम्मद अली जिन्ना ने मिस्टर इस्फहानी को
जो ये हुसैन हक्कानी के फादर इन लॉ हैं एक्चुअली, इनको भेजा था अमेरिका में कि आप पाकिस्तान बनने को अपोज ना करें। अमेरिका वाज अगेंस्ट द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। ये तो ब्रिटिश चाहते थे पाकिस्तान को बनाना। हाँ जी, क्योंकि हम आपकी खिदमत करेंगे मिडल ईस्ट में जहां पे ऑयल है, और इस इलाके में सोवियत कम्युनिज्म को रोकने के लिए। और उसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना ने, ही लिव्ड फॉर ओनली 13 मंथ्स, जिसमें से महल अप्रैल के बाद तो वो बीमार होना शुरू हो गए 48 में। हाँ जी, उनकी डेथ के बाद नवाबजादा लियाकत अली खान ने कोई इलेक्शन नहीं करवाए, बल्कि वो जो ऑपोजिशन के लीडर थे उनको जेलों में डाला। हाँ जी, उनकी असैसिनेशन के बाद सिविल सर्वेंट्स आ गए, उसके बाद अयूब खान आ गए। क्योंकि देखें, मुस्लिम लीग वाज नेवर ए डेमोक्रेटिक पार्टी। मैं तो इसे एक मॉब कल्चर की समझता हूं। इसके अंदर जो लीडर थे वो फ्यूडल लॉर्ड थे, और इन्होंने मॉब को इस्तेमाल किया। पाकिस्तान का नारा क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, खिजर कुत्ता हाय खाए, खिजर कुत्ता अपनी मां नाल सुत्ता। ये इस किस्म के नारे लगा के इन्होंने इलेक्टेड गवर्नमेंट्स को वहां से भगाया है पंजाब के अंदर। तो ये तो मॉब पावर जो अब नजर आती है लबैक वाली, ये कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान तो बना ही इस टैक्टिक के साथ कि आप जो गट फीलिंग्स हैं लोगों की, हेट्रेड की और वो नारों की, उसकी बुनियाद पे आप पाकिस्तान क्लेम करें। तो उसके बाद ये पॉलिटिक्स है कि जब व्हेनेवर यू आर इन ट्रबल यूज इस्लाम, तो वो तो स्टेट की पॉलिसी बन गई है। मैंने, किसी ने मुझे पॉइंट आउट किया कि, और ये मेरी हर किताब में इसका जिक्र है, लेकिन मेरे पास प्रूफ नहीं था, अब वो प्रूफ भी आ गया। हुसैन हक्कानी की जो किताब है ना, बिटवीन पता नहीं मॉस्क एंड मिलिट्री, ये जो किताब है, उसमें उन्होंने लिखा है कि ब्रिटेन ने एक डिपार्टमेंट बनाया हुआ था रिलीजियस अफेयर्स का, जिसका था कि हर वक्त हिंदू मुसलमान सिखों को लड़ाते रहे। और वो डिपार्टमेंट पाकिस्तान के हिस्से में आया जब पार्टीशन हुई। ये दिस इज व्हाट ही हैज रिटन इन हिज बुक, पेज 2021, आप पढ़ लें। तो किताब में लिखा है, देखें पंजाब वाली किताब में आप एग्जांपल देखें, F.E. चौधरी साहब पाकिस्तान टाइम्स लाहौर के ऑफिशियल फोटोग्राफर थे। वो होशियारपुर से थे, राजपुर थे, लेकिन उनके बुजुर्ग क्रिश्चियन हो गए थे। ये सैसिल चौधरी जो हमारे बने हैं ना, ये अपना हीरो ऑफ द 65 वॉर, ये उनके बेटे थे। तो F.E. चौधरी की ये होशियारपुर के राजपूत हैं, बड़े खानदान के लोग। हाँ, वो बताते हैं कि लाहौर के अंदर एक हुआ करते थे पुलिस के अंदर मिस्टर सैविज, जिनका काम ही ये था कि हिंदुओं और मुसलमानों के झगड़े करवाने। तो वो मेरी पंजाब वाली किताब में एक पंजाबी क्रिश्चियन की एविडेंस के बुनियाद पे मैंने रखा है। और 2013 में जब हाउस ऑफ लॉर्ड्स में मेरी किताब पे डिस्कशन हुई, तो मिसेस सैविज रोट टू मी कि क्या मुझे भी आप इनवाइट कर रहे हैं। मैंने कहा यू आर मोस्ट वेलकम, लेकिन ये एक पंजाबी क्रिश्चियन ने आपके हस्बैंड के मुतल्लिक किया था, यू आर वेरी वेलकम। फिर वो नहीं आई। तो ये अंग्रेजों का डिपार्टमेंट, और कहा जाता है, उसी किताब में लिखा है कि ये जो 53 के राइट्स हुए थे ना, एंटी अहमदिया, उसमें भी ये डिपार्टमेंट इन्वॉल्व था। तो ये तो पाकिस्तान की स्टेट का पुराना एक किरदार है कि मजहब की बुनियाद पे लोगों को लड़ाओ। अब हिंदू सिख तो चले गए हैं, तो आप फिर अब शिया या जो अहमदी थे जिनको अब गैर मुस्लिम करार दे दिया है, या बाकियों के साथ ही झगड़े होंगे ना। यहाँ पे एक मुख्तसर सा एक जवाब दीजिए कि मैंने आपके इंटरव्यूज में भी सुनी ये बात के, और ये बात तारीख के अंदर मौजूद है कि मुस्लिम लीग ने जब 1946 के इलेक्शन होते हैं, तो उस वक्त जिन्ना साहब ने इलेक्टेबल्स को जो है वो अपने पार्टी में शामिल किया, जिसके बाद मुस्लिम लीग जो थी वो जीतने में कामयाब हुई। और उसके अंदर बहुत सारे इलेक्टेबल्स को शामिल किया गया। किनको किया गया? किनको? सॉरी, इलेक्टेबल्स को शामिल किया गया। इलेक्टेबल्स, हाँ इलेक्टेबल्स, ठीक है, इलेक्टेबल्स को शामिल किया गया। जी, तो जी। ये जो इलेक्टेबल्स की पॉलिटिक्स है, ये तो एक बहुत ही, मैं समझता हूँ, खतरनाक पॉलिटिक्स होती है। फिर आप एक असल जमहूरियत से तो हट जाते हैं, और आप अपना अपना तमाम जो आपका निजाम है, जमहूरियत है, वो आप उन लोगों के हाथों में दे देते हैं जो कि ऑलरेडी एक लूट खसूट और उस सारे सिलसिले का हिस्सा होते हैं। इस बारे में बिल्कुल ऐसे ही तो हुआ है। अब भी आज भी पाकिस्तान में इलेक्टेबल्स के हवाले से बड़ा जिक्र होता है
खास तौर पे मौजूदा हुकूमत तो इलेक्टेबल्स का जिक्र करती है, पहली हुकूमतों ने भी ऐसा ही किया है। तो क्या ठीक है। ये इलेक्टेबल्स की जो सियासत है, ये इससे कोई जान छूट सकती है पाकिस्तान की? थोड़ा एक मुख्तसर सा जवाब आप इस पे अनायत फरमाएं। देखिए, पाकिस्तान की जान तो छुटनी चाहिए, ये जिसका अभी ज़िक्र हम कर चुके हैं, ये मिलिटरिज़्म से, यानी एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री जो है, ये पाकिस्तान की सर्वाइवल का गारंटर तो बन सकती है अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन। लेकिन पाकिस्तान की सियासत के अंदर तो इनका कोई रोल नहीं होना चाहिए ना। जी। उसमें तो पॉलिटिशियंस होने चाहिए जो पार्टी प्रोग्राम लेके आएँ और मैनिफेस्टोज़ हों और उनकी बुनियाद पे इलेक्शंस हों और इलेक्ट वही हो जो पार्टी के आइडियोलॉजी में बिलीव करता हो। ये इलेक्टेबल्स वाली सियासत तो कारोबार होता है ना जी, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। तो इन्होंने कारोबारी सियासत हमेशा की, किसको इलेक्ट करवाना है। मसलन 1945-46 के इलेक्शन के दौरान इन्होंने ये देखे, मियाँ मुमताज़ दौलताना, सरदार शौकत हयात और 7-8 और बड़े लैंडलॉर्ड, इनको ये कह दिया कि ये पीर हैं। पीर वाह शरीफ, पीर पता नहीं कौन-सा शरीफ, और पीर बनवा के इन्होंने जाके वहाँ के लोगों से तो वोट लिए इस्लाम के नाम पे ये वो। तो ये इलेक्टेबल यानी लैंडलॉर्ड्स को इलेक्ट कराने के लिए इस्लाम का ये इस्तेमाल भी इन लोगों ने किया है। तो दिस ये देखिए, मुस्लिम लीग वाज़ नेवर अ डेमोक्रेटिक पार्टी, इसीलिए उन्होंने कभी इलेक्शन नहीं करवाए, कभी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाया, 56 में बनाया तो वो प्रोमलगेट नहीं कर सके। ये तो कांग्रेस की जो 50 साल की फ्रीडम मूवमेंट थी, जिसमें एक के बाद एक उनके सारे वो जो हैं you know resolutions, 1928 Motilal Nehru report, there will be no state religion, all men and women will have equal rights, India will be a federation with a strong center, 39 items belong to the center and 67 to the provinces। वो सारी चीजें तैयार थी और मुसलमान एक्चुअली मुस्लिम लीग का एक धड़ा उसके हक में था। वहां पे इन्होंने गुंडागर्दी करा के उसको रिजेक्ट करवाया, वो भी मैंने दे दिया है। चौधरी खलीकुज़्ज़मान की किताब में उसकी डिटेल्स हैं। और तो और वो राजा और महमूदाबाद भी उसके हक में थे, पंजाब से भी लोग उसके हक में थे। तो ये सारी मॉब पावर के जरिए इन्होंने ये सारी सियासत की है। जिन्ना साहब का ये स्टाइल था कि बोलते अंग्रेजी थे, अपना ही वुड चूज हिज वर्ड्स वेरी वेल, लेकिन अपने बेस को वो हरकत करने देते थे जिससे एक पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स हो सके, मॉब पॉलिटिक्स हो सके। इस तरह पाकिस्तान वजूद में आया। मैं अपने आखिरी सवाल की तरफ आता हूँ कि आप ये फरमाएं कि जो पाकिस्तान में एक रोशन ख्याल पाकिस्तान का ख्वाब बहुत सारे तरक्की पसंद देख रहे हैं, लेकिन जी, पाकिस्तान के इदारे बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव थॉट्स के साथ जकड़े हुए हैं और पाकिस्तान की रियासत एक कंजर्वेटिव सारी सियासत के अंदर और उन्हीं थॉट्स में है। क्या पाकिस्तान कभी रोशन ख्याल पाकिस्तान एक तरक्की पसंद सियासतदान एक तरक्की पसंद पाकिस्तान बन सकता है? अच्छा, ये बहुत अच्छा सवाल है और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अगर कहा जाए जिन्ना साहब की विजन तो बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्टरी थी ना, कोई विजन थी नहीं। लेकिन अगर कोई मुझे पूछे कि जिन्ना साहब अगर चाहते होंगे कैसा पाकिस्तान हो, तो वो ये चाहते होंगे कि डेमोक्रेटिक भी हो और मुस्लिम भी किसी तरीके से हो और उसके अंदर माइनॉरिटीज के साथ टॉलरेंस भी हो। आफ्टर ऑल सर ज़फरुल्लाह को उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर बनाया, उन्होंने जोगिंदर नाथ मंडल को लॉ मिनिस्टर भी बनाया, हालांकि जोगिंदर नाथ मंडल वाज ओनली डेकोरेशन, उसके हुँ, पास कोई पावर नहीं थी है। तो आप कम से कम वो जो उनका एक विजन या एक उनका जो बिहेवियर है उसके साथ ही आप थोड़ी सी लॉयल्टी दिखा दें। हुँ, हुँ। ये देखें, हमारी सारी जो ये है तरक्की पसंद जो लोग हैं उनको ये मेरे सामने ये चॉइसेस है। सारी दुनिया का जो नॉर्म है ना आज, वो है स्टेट और रिलीजन को सेपरेट करके सेकुलर स्टेट। ऑल सिटीजन्स जो बोनाफाइडी हैं, इक्वल राइट्स, हर बंदा हर ऑफिस कंटेस्ट कंटेस्ट कर सके।
यानी आप अगर चाहें और आप ब्रिटिश सिटीजन हैं, तो आप लेबर पार्टी के, कंजर्वेटिव पार्टी के मेंबर के तौर पे इलेक्शन नहीं लड़ सकते। लड़ते हैं ना लोग, लड़ते हैं और जी, बिल्कुल लड़ सकते और पार्लियामेंट में बैठते हैं। स्वीडन में भी यही होता है। तो हैं। आप, एक तो ये चॉइस है। सेकंड चॉइस है कि आप 56 कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ ये था कि प्रेसिडेंट विल बी ए मुस्लिम, बाकी सारे ऑफिस जो है वो आप हर सिटीजन के लिए फ्री कर दें। जाहिर है मुसलमान ही इलेक्ट कोई होगा, लेकिन उसकी शिक लगाने की क्या जरूरत है एज प्राइम मिनिस्टर। बाकी है कुरान एंड सुन्ना के मुताबिक लॉज को ले आना, तो वो आप अपने इलेक्टेड रिफाइंड पढ़े लिखे लोगों की कोई, यानी बीए की डिग्री वाज नॉट अ बैड आइडिया कि कम से कम बीए तो आपके पास हो ना पार्लियामेंट में आने के लिए। कुछ इस किस्म की रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए कि कौन इलेक्ट हो सकता है, उसके कितने साल पॉलिटिकल करियर है, उसने क्या खिदमत की है। कोई ऐसा प्रोसीजर भी होना चाहिए पार्टीज के अंदर, नॉट द स्टेट। आपको लगता है कि पाकिस्तान में ऐसा पॉसिबल है कि पाकिस्तान की जो कंजर्वेटिव फोर्सेस जिनका हमने जिक्र किया, वो पाकिस्तान में किसी किस्म की रोशन ख्याली की राह में बहुत बड़ी रुकावट होंगे, मज़ामत करेंगे और उनको हर तरह से खत्म करने की कोशिश करेंगे? फिलहाल तो ये लगता है कि जब कोई कोशिश हुई है तो उनको खत्म ही किया गया है। तो ये तो उनको अपना तरीका बदलना पड़ेगा। देखें, ये जो हमारी एलीट है, पावर एलीट इसे मैं कहता हूं, इसका सारी पॉलिटिक्स है इंडिया सेंट्रिक और कश्मीर सेंट्रिक। इन दोनों चीजों से आजाद जब आप हो जाएंगे और आप अपनी स्टेट के लोगों की खिदमत करने की तरफ आएंगे, तो आप वेलफेयर स्टेट की तरफ आएंगे। आप अस्पतालों को, कॉलेजों को बेहतर बनाने की तरफ आएंगे। आप अपनी इंडस्ट्री को, प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे। एग्रो इंडस्ट्रीज बड़ी आपकी लग सकती हैं। सोलर एनर्जी जो है इसको आप डेवलप करें। व्हाई डोंट यू गो फॉर यानी फर्स्ट प्लेस इन इन टेक्नोलॉजी। अब ये इनकी क्या क्लेम्स हैं कि हमारे पास इंडिया से ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं, वहां पे ये इंडिया से आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनका सॉफ्टवेयर सारी दुनिया में कमाल माना जा रहा है, हम कहीं भी नहीं है। तो आप कोई ऐसी चीज ले आए, सोलर एनर्जी को डेवलप करें जिसकी कोई कमी नहीं है। भाई कहीं पे कोई प्रोग्रेस, प्रोडक्टिव चीज भी तो लाए ना। फ्री मार्केट इकोनॉमी हो और स्टेट जस्टिस कायम करे। टैक्सेशन, जिनके पास पैसा है उनसे आप टैक्स लें और वेलफेयर के काम आप शुरू करें। इंडिया के साथ झगड़े की कोई जरूरत नहीं है, अफगानिस्तान में पंगा लेने की कोई जरूरत नहीं है। ईरान और सऊदी अरेबिया के झगड़े में हमें न्यूट्रल रहना चाहिए। और तुर्की के साथ भी, टर्किश जो एडवेंचर्स की पॉलिटिक्स है उससे आप दूर रहें। हाँ, अगर अच्छे रिलेशंस हैं तो बहुत अच्छी बात है। चाइना के साथ तो आपके बड़े अच्छे रिलेशंस हैं, लेकिन वो भी पब्लिक में होने चाहिए ना कि क्या एग्रीमेंट्स हुई हैं, उसमें क्या चाइना का राइट है। मुझे कोई कह रहा है 91% जो ग्वादर की जो है ना वो पोर्ट पूट बनी है वो चाइना वाले ले जाएंगे, 9% पाकिस्तान को मिलेगा। इफ दिस इज ट्रू, इज दिस नॉट वेरी ट्रेजिक? तो हम अपने आप को बेच क्यों देते हैं, मुझे ये समझ नहीं आती। इसे कहते हैं रेंटियर स्टेट। पहले अमेरिका को रेंट आउट करते रहे, फिर सऊदी अरेबिया को करते रहे, अब चाइना को कर दिया। Why are we not a self-respecting nation जो अपना इंटरेस्ट पहले देखते हैं और हमारे इंटरेस्ट में अमन है। We cannot fight wars. We have to turn inside, embrace our own people. उनका जो भी मजहब है वो एक उनकी चॉइस है। मैं अगर किसी एमडी के घर पैदा हो जाता तो मेरा वही ईमान होता जो मेरे बुजुर्गों ने मुझे दिया है। Why do you go about victimizing people for the accident of birth and faith? And ये क्या, ये सारी दुनिया कर चुकी है। रेसिज्म भी हो चुकी, लोगों का काम भी हो चुका, लेकिन पीपल हैव सेड नो मोर। अब हर इंसान को इंसान के तौर पे लें और उसकी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर वो लॉ के खिलाफ जाता है तो उसे सजा दें आप, अगर वो नहीं जाता तो उसे अमन से रहने दें, जो भी उसका यकीन है उसको फॉलो करने दें। मैं तो इस डॉक्टर इश्तियाक, बहुत मजा आया आपसे बातें करके। यकीनन लोग आपकी बातों से मुस्तफीद होंगे और हम आइंदा भी आपको ज़हमत देंगे कि आपसे बातें ऐसी होती रहें, ताकि हम लोगों तक वो मालूमात पहुंचाते रहें जो कि हमारे अंदर बहुत सारे ऐसे तसव्वुराती फ़िक्री मुगालते पाए जाते हैं। उनके अंदर जो तहकीक आज जो आपने भी की है और जो बहुत सारी तहकीकात हो रही हैं, उनसे लोगों को रुशनास करवाएं और अवेयरनेस फैलाएं।
थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। तनवीर ज़मान खान साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, बहुत-बहुत मेहरबानी, बहुत मज़ा आया काम करने का, बात करने का आपसे। कभी और आइंदा भी करेंगे आपके साथ इंशाल्लाह। गुफ्तगू, ठीक है? ऑल थैंक यू द वेरी मच, बेस्ट, बाय बाय, ऑल बाय द बाय। बेस्ट।